दोस्तों, जो बच्चे 2022-23 के सेशन में 10वीं क्लास पास करके 11वीं में आए हैं या फिर 11वीं पास करके 12वीं में आए हैं और अगले साल 11वीं के बच्चे मार्च अप्रैल के महीने में एनुअल एग्जामिनेशन देंगे और 12वीं के बच्चे बोर्ड एग्जाम लिखेंगे। तो इतिहास विषय में क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए 2022-23 की सेशन के लिए सीबीएसई ने न्यू प्रोजेक्ट गाइडलाइंस जारी किए हैं। इस प्रोजेक्ट गाइडलाइन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो नई हैं और उन बातों को बच्चों को खास करके ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क जो है ये 20 नंबर का है और अगर आप प्रोजेक्ट में 20 नंबर ले सकते हैं तो इसका फायदा आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में यदि आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है सीबीएसई के द्वारा, उसकी क्या खासियत है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं जिसमें स्टडी मटेरियल्स की वीडियोस भी शामिल हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहेंगी और आप अपनी पढ़ाई बिना किसी रोक टोक के जारी रख सकेंगे। तो चलिए, आज क्या खास बात है प्रोजेक्ट वर्क के गाइडलाइंस में उसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह कोई नई बात नहीं है, हर साल ये चीजें बताई जाती हैं। एक खास बात जो गाइडलाइंस में टीचर्स के लिए बताई गई है वो ये है कि प्रोजेक्ट वर्क हर बच्चे को इंडिविजुअली भी दी जा सकती है या फिर आप उनका ग्रुप बना करके भी उनको प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए दे सकते हैं। और एज ए टीचर हमें बच्चों के फैसिलिटेटर के तौर पे काम करना है और उन्हें इस बात के लिए मदद करनी है कि उनके टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल्स कहाँ मिलेंगे, कौन सी वेबसाइट्स उनको सर्च करनी चाहिए, यदि आर्काइव्स या हिस्टोरिकल साइट्स में जाने की जरूरत है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड परमिशन वगैरह है ये दिलवाना है, इसमें मदद करनी है। और कोशिश ये करना है कि प्रोजेक्ट वर्क नवंबर के महीने तक फाइनल स्टेज में पहुंच जाना चाहिए ताकि जब फाइनल एग्जाम शुरू हो तो उससे पहले बच्चे कम से कम प्रोजेक्ट की तरफ से फ्री हो जाएं। साथ ही ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि बच्चे जो काम प्रोजेक्ट वर्क के रूप में आपके पास जमा करते हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल वर्क होना चाहिए और हैंड रिटन होना चाहिए, प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। साथ ही जो प्रोजेक्ट वर्क करेंगे उसमें जो मटेरियल यूज होगा वो बिल्कुल इको फ्रेंडली मटेरियल्स होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान हम सब रखेंगे। अब आइए, अब हम देखते हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट वर्क किया जाएगा। उसके लिए पहला स्टेप तो यही है कि हर टीचर अपना 15 से 20 प्रोजेक्ट टॉपिक बनाएंगे जो बच्चों को दिया जाना है। लेकिन एक खास बात कही गई है ये कि स्टूडेंट शुड बी गिवन एन ऑप्शन टू चूज ए प्रोजेक्ट एज पर हिज हर इंटरेस्ट। कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को एक पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रोजेक्ट करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। जो भी 15 या 20 टॉपिक आपने बनाए हैं उनमें से बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार उनको आप टॉपिक दें, चाहे वह जिस पर भी बनाना चाहें। इस बात का ध्यान सभी टीचर्स रखेंगे। एक खास बात यह कही गई है कि हम लोग समझते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क का मतलब होता है सिर्फ प्रोजेक्ट फाइल, लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्रोजेक्ट फाइल भी बना सकते हैं और इसके अलावा देखिए आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स, मॉडल्स, क्विज, रोल प्ले,
ग्रुप वर्क, प्रिपरेशन ऑफ पोर्टफोलियो और साथ में टीचर असेसमेंट। इसके अलावा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एग्जीबिशन, स्किट, एल्बम बनाना, फाइल्स बनाने, सॉन्ग या फिर डांस, कल्चरल शो करना, स्टोरी टेलिंग सेशन रखना, डिबेट करना, पैनल डिस्कशन रखना या फिर पेपर प्रेजेंटेशन। इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी प्रोजेक्ट तौर के ऊपर आप ले सकते हैं और करवा सकते हैं, सिर्फ फाइल बनाना जरूरी नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात जो कही गई है वो इस बार ये है, ये देख सकते हैं आप, evaluation will be done by external examiner appointed by the board in class 12 and internal in class 11। क्लास 12 का जो वाइवा वॉइस होगा वो एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा लिया जाएगा। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक सर्कुलर आया था जिसमें यह कहा गया था कि अगले सेशन से सिर्फ 30 नंबर का प्रैक्टिकल जिन विषयों में होता है उसमें एक्सटर्नल आएंगे और जिन विषयों में 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होता है या असेसमेंट होता है उसमें एक्सटर्नल नहीं आएंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट गाइडलाइन में ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिखा गया है कि हिस्ट्री विषय में भी पिछले वर्ष की तरह प्रोजेक्ट वर्क के असेसमेंट के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट किए जाएंगे। अब यहां देखिए कि फ्यू सजेस्टिव टॉपिक्स हैं क्लास 11 के लिए। ये सजेस्टिव टॉपिक्स हैं, फाइनल नहीं है। तो इनकी तरह का ही हम जो है अपने हिसाब से प्रोजेक्ट टॉपिक्स बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। जैसे पहला तो औद्योगिकरण से संबंधित टॉपिक है, उसके बाद दूसरा जो है वो धर्मयुद्ध से संबंधित है, तीसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है, उसके बाद ग्रीक फिलॉसफी एंड सिटी स्टेट्स, उसके बाद रोमन सभ्यता से संबंधित ये वाला टॉपिक है। इसी तरह से टॉपिक नंबर 6 जो है वो रेनेसां या फिर जो है पुनर्जागरण से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर साउथ अमेरिकन स्टेट एंड सेंट्रल अमेरिकन स्टेट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद में यहाँ पर आदर्शवाद और मानवतावाद, रोमांटिसिज्म, इनके ऊपर एक टॉपिक ली जा सकती है। उसके बाद टॉपिक नंबर 9 में देखिए, इसमें चंगेज खान के विषय में एक टॉपिक आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ टॉपिक नंबर 10 स्लेवरी यानी कि गुलामी प्रथा के बारे में बात करता है। और उसके बाद ये जो एब ऑरिजिन्स यानी कि आदिवासी होते थे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के, उसके बारे में एक टॉपिक हो सकता है। और आधुनिकीकरण के युग में चाइना, जापान या कोरिया में से कोई एक टॉपिक आप ले सकते हैं। तो ये सजेस्टिव टॉपिक्स हैं, फाइनल नहीं है। इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप कम भी कर सकते हैं। ये टॉपिक्स आप क्लास 11 में बच्चों को दे सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए। अब बात करते हैं क्लास 12 के प्रोजेक्ट वर्क के सजेस्टिव। अगेन ये सजेस्टिव्स हैं, ये कुल 15 हैं, आप देख सकते हैं। जैसे पहला जो है वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद दूसरा जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर रहा है। तीसरा टॉपिक जो है वो महाभारत के संदर्भ में समाज की बात करता है। टॉपिक 4 जो है वो वैदिक पीरियड के हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बात करता है। हालांकि वैदिक पीरियड हमारे क्लास 12 के बुक में नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है इसके ऊपर, लेकिन आप प्रोजेक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद बुद्ध चरित्र के ऊपर टॉपिक हो सकता है, जैनिज्म के बारे में टॉपिक हो सकता है, भक्ति मूवमेंट के बारे में टॉपिक हो सकता है, सूफिज्म के बारे में ये एक टॉपिक यहाँ है। उसके बाद महात्मा गांधी के विचारों के विषय में एक टॉपिक बन सकता है। विजयनगर एम्पायर के बारे में टॉपिक नंबर 10 दिया हुआ है। देखिए, मुगल समाज में खास करके ग्रामीण समाज में महिलाओं की जिंदगी कैसी थी उसके ऊपर एक टॉपिक बन सकता है। टॉपिक नंबर 12 में बताया गया है कि भाई लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो ब्रिटिश ने भारत में जारी किए थे, जिसमें कि स्तंभरारी बंदोबस्त भी था, महालवारी प्रथा भी था, रैयतवारी प्रथा भी था, उसकी क्या खासियत थी उस विषय पर एक टॉपिक बन सकता है प्रोजेक्ट का। 1857 ईस्वी की क्रांति का जो टॉपिक है ये सदाबहार टॉपिक है।
गुरु नानक देव की जो शिक्षाएं थी, उनकी जो फिलॉसफी थी, उसके ऊपर, कबीर के ऊपर, और फिर भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित एक टॉपिक बन सकता है। तो ये 16 सजेस्टिव टॉपिक्स हैं। आप ये भी बच्चों को दे सकते हैं या अपने हिसाब से अगर चाहें तो नए टॉपिक्स भी आप बना सकते हैं और बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क के लिए दे सकते हैं। एक खास बात यहाँ ये कही गई है कि 17/4/2013 को एक एकेडमिक सर्कुलर जारी हुआ था, जिसका नंबर था एकेडमिक सर्कुलर नंबर 16/2013। उसमें प्रोजेक्ट गाइडलाइंस के बारे में बहुत ही डिटेल से जानकारी दी गई है। अगर कोई डाउट है आपको तो इस सर्कुलर को आप रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए गाइडलाइंस दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट वर्क कैसे करना चाहिए जो 20 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले हमें एक टाइटल या टॉपिक चूज करने की जरूरत है। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उस टॉपिक के स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा और उसकी आवश्यकता क्या है, ये डिसाइड करने की जरूरत है। उसके बाद इस टॉपिक की हाइपोथेसिस या परिकल्पना जिसको कहते हैं वो क्या होगी, वो तय करने की जरूरत है। उसके बाद हमें कंटेंट बनाने की जरूरत है, जिसमें कि टाइमलाइंस, मैप्स, माइंड मैप, कंसेप्ट मैप, पिक्चर्स, ये सारी चीजें इंतजाम करनी है। उसके बाद ये सारा डाटा जो आपने इकट्ठा किया है, उनको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है कि किस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद जब आपने प्रेजेंटेशन के लिए मटेरियल तैयार कर लिया है, तो फिर आपको जो भी मटेरियल या डेटा आपने अपने टॉपिक में लगाया है, उसको एनालाइज कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए और एक कंक्लूजन पे पहुंचिए, यानी कि निष्कर्ष पे पहुंचिए। इसी कारण से कहते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट वर्क का जो अंतिम जो टॉपिक होगा, वो कंक्लूजन का होगा। और कंक्लूजन निकालने के बाद फिर आप बिब्लियोग्राफी का एक पेज लगाइए अंत में। ये आपका गाइडलाइंस है और ये आपका फ्लो चार्ट रहेगा कि इस तरह से आपको ये काम करना है। और उसके बाद ये एक्सपेक्टेड चेकलिस्ट है, जिसमें ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं बड़े आराम से और देख सकते हैं कि हमें जो है इन सब चीजों का ध्यान बच्चों के प्रोजेक्ट वर्क में रखना है। और उसके बाद असेसमेंट की बारी आती है। तो देखिए बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये बात कही गई है कि ये 20 मार्क्स का असेसमेंट होगा, लेकिन किस तरह से हम मार्क्स बांटेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नई बात इस बार कही गई है कि प्रोजेक्ट वर्क 20 नंबर का तो होगा, लेकिन हमारा जो जनरल एक आइडिया होता है कि हम 20 नंबर में 20 नंबर दे देते हैं बच्चों को ऐसे ही, ऐसा नहीं करना है। 20 नंबर का डिवीजन किस तरह से होगा वो देखिए यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहली बात ये कही गई है कि अप्रैल से लेकर के जुलाई तक के महीने में आप ये वाले काम कर लें। क्या? इंस्ट्रक्शन अबाउट प्रोजेक्ट गाइडलाइंस बच्चों को दे दें। उसके बाद बैकग्राउंड रीडिंग करवाएं, डिस्कशन करवाएं, टॉपिक फाइनल करें और उसकी सिनॉप्सिस तैयार करवाएं। तो इतना सारा काम जो है आपका अप्रैल से जुलाई के महीने तक होना है, जिसके लिए बच्चों को 6 नंबर मिलेंगे। 6 मार्क्स का है इतना सारा काम। प्रोजेक्ट गाइडलाइंस क्लियर करना, बैकग्राउंड डिस्कशन करना, टॉपिक फाइनल करना और फिर सिनॉप्सिस बनाना। इतने काम के लिए आपको 6 नंबर देने हैं बच्चों को। उसके बाद अगस्त से अक्टूबर के बीच में उस टॉपिक का टोटल प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन होना है, जिसमें कि बच्चे को 5 मार्क्स मिलेंगे। और इसमें क्या-क्या होना है देखिए प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ एन एक्शन प्लान, एक एक्शन प्लान बनाता है। फिजिबिलिटी कितनी है उस टॉपिक की वो तय करना है। बेसलाइन स्टडी करनी है। और अगर आपके एक्शन प्लान में किसी तरह का मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है तो वो कर लीजिए और डाटा कलेक्शन कर लीजिए। इतने सारे काम के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद नवंबर से जनवरी के महीने में आपको कंटेंट डाटा एनालिसिस कर लेना है और उसका इंटरप्रिटेशन कर लेना है और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो ये देखिए नवंबर से लेकर के जनवरी तक जब आप कंटेंट कलेक्शन करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, अकॉर्डिंगली आप कंक्लूजन निकालते हैं, उसके लिमिटेशंस के बारे में यानी कि कमियां जो हैं वो देखते हैं, सजेशंस देते हैं, बिब्लियोग्राफी बनाते हैं, तो और एनेक्सर बनाते हैं और आपका प्रेजेंटेशन पूरी तरह से तैयार होता है। तो इन सारे कामों के लिए 5 नंबर आपको मिलते हैं। तो इस तरह से 5 और 5 10 और 6 16 मार्क्स आपको हो जाते हैं। अप्रैल से जुलाई के महीने में 6 मार्क्स का काम होता है, अगस्त से अक्टूबर में 5 नंबर का काम होता है और नवंबर से जनवरी तक 5 नंबर का काम होता है। और जनवरी तक आपका प्रोजेक्ट वर्क तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपका वाइवा वॉइस होगा जनवरी और फरवरी के महीने में।
तो उस वाइवा वॉस के लिए आपको 4 नंबर निर्धारित किया गया है। इस तरह से 6 + 5 + 5 + 4 ये कुल 20 मार्क्स बनते हैं। तो इसको सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से देख लें कि कब उनको क्या करना है और किस काम के लिए आपको कितने मार्क्स मिलने हैं। एक बार फिर यहाँ पर में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है वाइवा वॉस के लिए कि क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम रिसर्च वर्क और प्रोजेक्ट फाइल ऑफ द लर्नर। यानी कि जो प्रोजेक्ट फाइल बच्चे ने बनाया है सिर्फ उसी में से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए और कहीं से भी नहीं। और दूसरा कि इंटरनल एग्जामिनर शुड इंश्योर दैट स्टडी सबमिटेड बाय लर्नर इज हिज और हर ओन ओरिजिनल वर्क। यानी कि हर इंटरनल एग्जामिनर को एक सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी कि बच्चे ने जो प्रोजेक्ट वर्क किया है उनके गाइडलाइंस में, उनके गाइडेंस में, वो बच्चे का एक ओरिजिनल वर्क है, तभी उसका आगे वाइवा वॉस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थे जो क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए है, और ये है आपका 2022-2023 सेशन के लिए। तो इसी हिसाब से बच्चे अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।